हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेल, ह्यूमन सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक यूकेरियोटिक सेल है। तो यहाँ पर देखिए, सेल बेसिकली होता क्या है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कंपोनेंट्स। क्लियर एवरीवन। तो जैसे अगर आप देखिए कि जैसे अगर कोई मैं सेंटेंस बोलता हूँ तो पूरा सेंटेंस जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है। पूरा सेंटेंस जो है वो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है, और अलग अलग वर्ड जो है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, अल्फाबेट से मिलकर बने हुए हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर जो अल्फाबेट्स होते हैं वो उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई हाउस बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अंदर जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सीमेंट हमने लिया है या ईंट हमने लिया है, तो उनके भी जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी सेल है उसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर्टिकुलरली इस लेक्चर के अंदर। मैं आप लोगों को सेल्स के अलग अलग ऑर्गेनल्स के बारे में बताऊंगा, अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि सेल्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और उनका हम केवल फंक्शन डिस्कस करेंगे। हर एक पार्ट्स का जो है डिटेल लेक्चर हम सेपरेट से डिस्कस करेंगे, तो यहाँ केवल फंक्शन हम उसके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आइए, सेल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो सेल का जो पहला कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखिए, बेसिकली जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको बाई लेयर एक लेयर दिख रही है, ये सारी जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेकेंड जो सेल का कंपोनेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस। तो यहां पर ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोगों को, दिस वन इज द न्यूक्लियस। ओके। एंड जो थर्ड जो सेल का कंपोनेंट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। क्लियर एवरीवन। तो साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस तो हमने अलग से ही बता दिया। तो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल्स होते हैं। क्लियर। तो वन बाय वन हम सारे ही पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा सेल का पार्ट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर देखिए, दिस इज व्हाट अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्लियर। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें डिटेल में तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट लिटिल बिट यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर की होती है। तो जो बाई लेयर है मीन्स 2 लेयर यहाँ पर मिलेंगी। तो फर्स्ट लेयर ये हो गई और सेकेंड लेयर ये हो गई। जो बाई लेयर की फॉस्फोलिपिड की लेयर है, तो यहाँ पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पहला कंपोनेंट मिलेगा फॉस्फोलिपिड, सेकंड हमको मिलेगा कोलेस्ट्रॉल, एंड द थर्ड हमको जो मिलेगा वो ग्लाइकोलिपिड हमें मिलेगा, जो ऑरेंज कलर में मैंने शो किया है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर देखें, तो फॉस्फोलिपिड की जो स्ट्रक्चर है ये पोलर एंड नॉन पोलर बॉडीज की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर अगर फॉस्फोलिपिड की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं, वन इज हेड, वन इज हेड। अगर ये जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन इज द राउंडेड स्ट्रक्चर, सो राउंडेड स्ट्रक्चर इज नोन एज अ हेड, और उसके नीचे जो लगी हुई होती है उससे अटैच होता है टेल पोर्शन। तो जो हेड वाला पोर्शन है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, वो होती है पोलर स्ट्रक्चर, और जो टेल वाला पोर्शन है होता है वो होता है नॉन पोलर स्ट्रक्चर। पोलर स्ट्रक्चर बेसिकली जो होती है हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, मींस जो कि वाटर से लव करती है, हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। और जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज हाइड्रोफोबिक नेचर की होगी। पोलर स्ट्रक्चर जो है वो किसकी होगी, हाइड्रोफिलिक नेचर की है। क्लियर एवरीवन। यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर हम फॉस्फोलिपिड के बाद में अगर हम बात करते हैं कि जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही मिलता है। अब कोलेस्ट्रॉल में भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर्स होती, मींस इसमें भी पोलर एंड नॉन पोलर एंड होते हैं। क्लियर। वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पर्टिकुलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेक्चर ही डिस्कस करेंगे। थर्ड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स। सो ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर भी पोलर एंड नॉन पोलर एंड्स होते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा बहुत इसकी स्ट्रक्चर का। प्लस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमें और क्या मिलता है, यहां पर हमें चैनल प्रोटीन्स मिलते हैं। सो दीज आर व्हाट आर चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन जो है बेसिकली क्या काम आते हैं, इनकी अगर आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो यहां पर हमको पोर्स मिलता है। सो दिस इज अ
पोर और जो कि क्लोज रहता है जनरली, ये क्लोज एंड ओपन होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का चैनल प्रोटीन है वो मॉलिक्यूल्स आयन के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ से मीन्स जो आयन और मॉलिक्यूल हैं वो मूव कर सकते हैं, इनसाइड बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमें इंटीग्रल प्रोटीन्स मिलेंगे जिनको कि हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोलते हैं, प्लस पेरिफेरल प्रोटीन्स हमको मिलेंगे। ये हमारे जो हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जिन पर कि कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर्स लगी हुई होती हैं। तो पर्टिकुलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अगर आप देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग कर रही है। क्लियर। जैसे कि हम एक रूम के अंदर है तो रूम की जो वॉल्स होंगी वो रूम का इंटरनल एनवायरनमेंट को अलग सेपरेट करेगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अगर रूम के अंदर ही अगर हम देखें तो विंडो और डोर्स होते हैं, तो विंडो और डोर्स क्या करते हैं, आने जाने वालों के लिए कंट्रोलिंग पैनल का काम करते हैं। कौन आएगा कौन जाएगा उसका निर्णय करते हैं। क्लियर। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तो सेल के एनवायरनमेंट को मेंटेन करेगी, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की परमिएबिलिटी को मेंटेन करेगी। सेल की परमिएबिलिटी कितनी होनी चाहिए उसको मेजर करेगी, उसको जो है मेंटेन करेगी, कंट्रोल करेगी। एंड थर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को जो है कंट्रोल करेगी। सो दीज आर द थ्री फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड जो हमारा सेल का पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस को देखें सो दिस इज अवर न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस ये वाली जो पूरी स्ट्रक्चर है ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रही है ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। अगर न्यूक्लियस को हम ध्यान से देखें तो न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय ए बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। तो ये बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन जो है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियर एनवलप कहलाती है। वी आर कॉलिंग इट एज अ न्यूक्लियर एनवलप। सो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ओके, and this one is the inner membrane. So outer membrane also contain ribosomes. यहाँ पर राइबोसोम बाइंड हो जाते हैं। वो बाइंड कैसे में वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड इंटरनल जो मेम्ब्रेन है वो लैमिनिन की बनी हुई होती है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो एनवलप है, एनवलप हैविंग अ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर। सो दीज आर द रेड कलर में जो आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दीज आर व्हाट, न्यूक्लियर पोर। दीज आर व्हाट, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर बेसिकली है क्या, न्यूक्लियर पोर बेसिकली जो है एक तरह से हम डोर कह सकते हैं जो कि क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर आने और जाने वाले कंपोनेंट्स को कंट्रोल करेंगे। मींस न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई केमिकल या केमिकल सब्सटेंस या आयन अगर कोई मूव कर रहा है, कोई प्रोटीन मूव कर रहा है, तो उसकी एंट्री और एग्जिट जो है वो किससे कंट्रोल होगी, न्यूक्लियर पोर से कंट्रोल होगी। क्लियर। एंड न्यूक्लियर पोर की जो साइज होती है वो मेम्ब्रेन पोर की साइज से बड़ी होती है, लार्ज होती है। क्लियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पोर होता है उससे कहीं गुना बड़ा जो है ये न्यूक्लियर पोर होता है। ओके। अब यहां पर आप देखिए जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमें एक और स्ट्रक्चर नजर आ रही है। दैट स्ट्रक्चर इज अ ग्रीन कलर स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ न्यूक्लियोलस। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज अ न्यूक्लियोलस। ओके। अब न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियोलस क्या है, इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। मींस ये जो है एक तरह से नेकेड होता है। सो न्यूक्लियोलस बेसिकली क्या करता है, ये आरआरएनए का सिंथेसिस करता है। एंड आरआरएनए फर्दर जो है वो फाइनली दे आर सिंथेसाइज द राइबोसोम्स। फाइनली दे आर सिंथेसाइज द राइबोसोम। सो यहां पर दे आर सिंथेसाइजिंग व्हाट, राइबोसोम्स दे आर सिंथेसाइजिंग। तो यहां पर ये क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, राइबोसोम सिंथेसाइज कर रहे हैं। सो दोबारा से आप देखिए बेसिकली न्यूक्लियोलस के अंदर आरआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है और आरआरएनए फर्दर क्या कर रहा है, अदर प्रोटीन के साथ कंबाइन करके किसका सिंथेसाइज कर रहे हैं, राइबोसोम्स का सिंथेसाइज। और यही राइबोसोम्स फर्दर क्या करते हैं, न्यूक्लियर पोर से माइग्रेट होते हैं, न्यूक्लियर पोर से आउटसाइड मूव करते हैं इन साइटोसोल। और साइटोसोल में इनके पास ऑप्शंस होता है, या तो ये फ्री फॉर्म में मूव करें, मींस दीज आर द फ्री राइबोसोम,
और दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये किसी मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हो जाए। तो इन्हीं के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होती है। तो न्यूक्लियर पोर के साथ में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होती है, तो उस पर ये जो राइबोसोम है वो जो है बाइंड कर जाते हैं। इसीलिए जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम बाइंड होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बोलते हैं। प्लस कुछ राइबोसोम जो है न्यूक्लियर एनवेलप पर भी बाइंड हो जाते हैं। क्लियर एवरीवन? नाउ द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज व्हाट? द क्रोमोसोम्स। यहाँ पर जो आप पर्पल कलर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारे पास में क्या है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन बेसिकली क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन मॉलिक्यूल का एक कंबाइंड कॉम्प्लेक्स होता है। और डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस आरएनए मॉलिक्यूल मिलकर आपका क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल बनता है और ये स्पेसिफिक होता है और अलग अलग प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। तो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस, बट डिटेल पूरी स्ट्रक्चर हम अलग सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन तो यही हो गया कि ये एक राइबोसोम्स का सिंथेसिस करता है। प्लस सेकेंड जो इसका फंक्शन है, न्यूक्लियस का जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है? ये सेल की जो एक्टिविटीज हैं उसको ड्राइव करता है, सेल की एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है, प्लस सेल की जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है। जो सेल के फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है। तो तीन फंक्शन हमारे हो गए यहाँ पर, सेल राइबोसोम की सिंथेसिस करना न्यूक्लियोलस के थ्रू, और सेकंड जो फंक्शन हो गया वो सेल की एक्टिविटी को ड्राइव करना, और थर्ड जो फंक्शन है सेल के फंक्शन को कंट्रोल करना। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस। नाउ जो थर्ड हमारा पोर्शन है सेल के अंदर, दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म इज व्हाट? साइटोप्लाज्म जो है वो ये हमारा साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म अगर हम कहेंगे तो क्या होता है? साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल्स। क्लियर? तो साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग इट एज अ साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज साइटोसोल? साइटोसोल इज अ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। साइटोसोल क्या होता है? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। तो यहां पर ये जो है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस हमें पूरे ही साइटोप्लाज्म में मिलेगा। साइटोसोल इज अ फ्लूइड लाइक वाटरी सब्सटेंस विच कंटेन फ्लूइड प्लस सॉल्यूट प्लस लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। क्लियर? तो साइटोसोल में ये सब कुछ होते हैं। प्लस साइटोसोल ऑल्सो कंटेन साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में हमारे पास में क्या होगा? वी विल गेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि आपकी फ्लैजिलम में हमें मिलती है। तो ये हमारे पास में साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें मिल जाएंगी। प्लस वी ऑल्सो फाइंड इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट। इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट्स हमें साइटोस्केलेटन में मिल जाएंगे। उसके अलावा हमें जो है माइक्रोफिलामेंट्स मिलते हैं। दीज आर व्हाट? माइक्रोफिलामेंट्स, जो कि माइक्रोविलाई के अंदर होते हैं, वो हमें मिलते हैं। तो ये सारे साइटोस्केलेटन जो है बेसिकली स्ट्रेंथ देता है सेल को। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएटरी माइक्रोफिलामेंट्स हमें मिलते हैं, जो कि सेल की स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करेंगे। ओके, नाउ ऑर्गेनल्स में हमारे पास में क्या क्या होता है? तो वन बाय वन हम साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा ऑर्गेनल है वो है राइबोसोम्स। तो यहाँ पर देखिए राइबोसोम्स मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे साइटोप्लाज्म में दो फॉर्म में हमें मिलेंगे, फ्री फॉर्म राइबोसोम्स एंड बाउंडेड फॉर्म राइबोसोम। बाउंडेड फॉर्म राइबोसोम हमें कहाँ पर मिलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलते हैं। प्लस कुछ राइबोसोम, दीज रेड कलर स्ट्रक्चर आर ऑल्सो अ राइबोसोम। ओके, सो राइबोसोम कुछ हमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए राइबोसोम की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो राइबोसोम की जो है 2 यूनिट होती है, लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट। अगर हम प्रोकैरियोट सेल देखेंगे तो 70s राइबोसोम मिलता है, और यूकैरियोटिक सेल देखेंगे जो कि ह्यूमन सेल है उसमें 80s राइबोसोम मिलता है। तो राइबोसोम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर एनलार्ज अगर मैं राइबोसोम को करता हूँ तो यहाँ पर राइबोसोम के अंदर हमें क्या मिल जाएंगे? हमें आरआरएनए मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? आरआरएनए एंड सम प्रोटीन्स। तो ये क्या करेंगे? राइबोसोम आर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस।
प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह होगा वो पूरा डिटेल हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दिस इज अबाउट द राइबोसोम. नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनल इज आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह की होती हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ शो किया हुआ है और जो पिंक कलर स्ट्रक्चर में शो किया हुआ है. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप, rough endoplasmic reticulum, in short RER, rough endoplasmic reticulum, and smooth endoplasmic reticulum, SER. So this is what a SER and this is what a RER. Okay, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हम देखते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स स्ट्रक्चर. अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो इट इज अ मेम्ब्रेन नेटवर्क ऑफ फ्लैटन सैक और ट्यूब्यूल्स. क्या है ये? मेम्ब्रेन नेटवर्क ऑफ सैक और ट्यूब्यूल्स है. अब यहां पर देखिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है. अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इट इज सिंथेसाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स. क्या चीज सिंथेसाइज कर रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड. सो फॉस्फोलिपिड जो है, अगर ये जो एंडोप्लाज्मिक यहां पर देखिए ये जो सिंथेसाइज करेगा वो इस तरह से सिंथेसाइज करेगा. ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड सिंथेसाइज करी. ये ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड विल मूव इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वही जो है यहां पर मूव कर जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो सिंथेसाइज हुए हैं. ओके, अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो यहां पर हमें कोई राइबोसोम्स इनकी स्ट्रक्चर पर नहीं मिलते हैं. बट रफ एंडोप्लाज्मिक का क्या फंक्शन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? तो यहां पर देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो सिंथेसाइजिंग फैटी एसिड्स एज वेल एज स्टीरोल्स. ओके, तो फैटी एसिड और स्टीरोल्स कहाँ मूव कर जाएंगे? वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मूव कर जाएंगे. तो फैटी एसिड जो है फॉस्फोलिपिड के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, प्लस जो स्टीरोल्स हैं वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कोलेस्ट्रॉल बनाने में काम आ जाएंगे. प्लस तो पहला तो ये फंक्शन हो गया कि फैटी एसिड और स्टीरॉइड्स की सिंथेसिस करना. सेकंड जो है वो SER जो है वो क्या करेगा? इट इज ऑल्सो सिंथेसाइजिंग साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स. और साइटोक्रोम P450 एंजाइम क्या करेंगे? दे आर यूजफुल इन द लीवर मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो लीवर में जो डिटॉक्सिफिकेशन की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और कोई भी जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल होता है उसको बॉडी से रिमूव करना होता है तो साइटोक्रोम P45 की नीड होती है. ओके, तो ये साइटोक्रोम P450 को भी सिंथेसाइज करेंगे. थर्ड जो SER जो है वो क्या सिंथेसाइज करेंगे? वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मेटाबॉलिज्म को करेंगे. मींस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की प्रेजेंस में होता है. ओके, देखिए यहां पर देखिए ग्लाइकोजन विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज और ये प्रेजेंट जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है. तो ग्लाइकोजन अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है G6 फॉस्फेट में, तो G6 फॉस्फेट से जो है फॉस्फेट को रिमूव करने का काम जो है वो कौन करेगा? SER. क्लियर एवरीवन? प्लस दे ऑल्सो हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन मसल सेल. तो कैल्शियम का जो स्टोर है, स्टोर और रिलीज ऑफ द कैल्शियम, स्टोर और रिलीज ऑफ द कैल्शियम इज इन द मसल सेल will occur by smooth endoplasmic reticulum. So these are the some function of SER. Clear everyone? So this is about the SER. Now अब हम डिस्कस करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स. दिस ये ब्लू कलर में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है वो क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स है. ओके, अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देखें तो ये कितना होता है? 3 से लेकर 20 मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. ओके, तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो इनिशियल पोर्शन है यहाँ पर ये पोर्शन क्या कहलाता है? दिस इज नॉन एज अ सिस. एंड मीडियल पोर्शन क्या, मीडियल जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है? दिस इज नॉन एज अ मीडियल पोर्शन. दिस इज नॉन एज अ
medial portion and exit portion is known as a transcisternae. exit portion is known as a transcisternae. क्लियर? तो यहां पर देखिए सिस सिस्टर्नी क्या करेंगी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी वेसाइकल्स आई हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या हो रहा है, वेसाइकल की फॉर्म में जो मॉलिक्यूल ग्लाइकोप्रोटीन है उसको ये क्या करेंगी, रिसीव करती हैं. ओके, तो सिस सिस्टर्नी का फंक्शन क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल की फॉर्म में जो भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वेसाइकल्स आ रही हैं, उनको रिसीव करना. नाउ मीडियल जो सिस्टर्नी है, मीडियल सिस्टर्नी का फंक्शन क्या है, ये क्या सिंथेसाइज करेगी, ये सिंथेसाइज करेगी ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स. मीडियल सिस्टर्नी क्या सिंथेसाइज करेगी, ये सिंथेसाइज करेगी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड लाइपोप्रोटीन्स. क्लियर एवरीवन? और जो ट्रांस सिस्टर्नी जो एग्जिट फेज है ग्लाइकोलॉजी बॉडी का, ये फर्दर जो मीडियल सिस्टर्नी से जो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन सिंथेसाइज हुए हैं उनको मॉडिफाई करेंगे. उनको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे. ओके एवरीवन? तो पहला तो फंक्शन ये हो गया कि इनको मॉडिफाई कर रही है ट्रांसेस. फर्दर जो भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हुआ है उसको फाइनली ये क्या करेंगे, पैक करके जहां भी इनको ट्रांसपोर्ट करना है उसको ट्रांसपोर्ट करने में ट्रांसिस्टर्नी हेल्प करेंगे. ओके, तो ये हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया. अब जो हमारे पास में नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो क्या है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही हमारे पास में वेसाइकल्स आई हैं, तो उन्हीं के थ्रू जो है हमारे पास में जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है वो है लाइसोसोम्स. वो क्या है, लाइसोसोम. तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो वेसाइकल्स आई हैं वही हमारे पास में लाइसोसोम बना है. और लाइसोसोम के अंदर हमारे पास में काफ़ी सारी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होंगे. वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से होंगे, तो लाइसोसोम के अंदर जो हमें कौन क्या मिलेंगे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मिलेंगे. और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन से होंगे, प्रोटीएजेस होंगे, न्यूक्लिएजेस होंगे, लिपिडेजेस होंगे और कार्बोहाइड्रेजेस होंगे. तो इनका फंक्शन क्या होगा, दे फ्यूज विद एंड डाइजेस्ट द कंटेंट ऑफ एंडोसोम्स. पहला फंक्शन ये हो गया. प्लस सेकेंड हो गया पिनोसाइटिक ऑफ वेसाइकल्स, पिनोसाइटिक वेसाइकल्स. थर्ड जो इनका फंक्शन हो गया लाइसोसोम्स का, वो क्या होगा, ऑटोफेगी. एंड फोर्थ फंक्शन होगा इनका ऑटोलाइसिस. तो यहाँ पर ऑटोफेगी क्या हो गया, जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनके वार्न आउट्स जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करना, एनगल्फ करना. तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोफेगी हो जाएगा. और एंटायर सेल का अगर हम लाइसिस कर देंगे तो दैट इज नॉन एज ए ऑटोलाइसिस. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. देन फर्दर अनदर ऑर्गन इज पेरोक्सीसोम. पेरोक्सीसोम भी क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो हमारे पास में वेसाइकल्स आई हैं. और इस पेरोक्सीसोम्स के अंदर भी हमारे पास में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे. अब ये हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होंगे कौन कौन से होंगे, ओके, और पेरोक्सीज होंगे. तो जो कैटालिसिस हैं, सो कैटालिसिस क्या करते हैं, कैटालिसिस जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करते हैं H2O एंड O2 में. तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है ये किससे बनता है, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल बनने से बनता है. तो अगर H2O2 अगर बना है तो उसको जो है डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करेगा, कैटालिसिस करेंगे. तो ये कैटालिसिस हमें किससे मिल रहे हैं, पेरोक्सीसोम से. और पेरोक्सी क्या है, टीनी वेसाइकल है. पेरोक्सीसोम्स क्या है, टीनी, जो कि क्या करिए, कैटालाइटिक एंजाइम्स जो है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो कंटेन कर रही है. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास में है प्रोटीएसोम्स. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीएसोम्स. और प्रोटीएसोम्स पर्टिकुलरली क्या कर रहा है, प्रोटीएसोम्स के अंदर हमारे पास में टिनी बैरल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. और ये जो है क्या कंटेन करती है, प्रोटीएजेस जो है एंजाइम कंटेन करती है. और ये प्रोटियोलाइटिक एक्शन करती है, मीन्स प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम प्रोटीएसोम्स करेंगे. ओके एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विद इन द साइटोप्लाज्म इज सेंट्रोसोम. और सेंट्रोसोम जो है इसके अंदर, सेंट्रोसोम्स के अंदर क्या होगा, पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स प्लस पेरीसेंट्रियल मटेरियल होता है. तो सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, बेसिकली सेंट्रोसोम का जो पेरीसेंट्रियल मटेरियल है उसके अंदर क्या होता है, ट्यूबुलिन होता है. और वो ट्यूबुलिन क्या काम आता है, वो ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन के काम आता है. क्लियर एवरीवन? प्लस माइटोटिक स्पिंडल जो होता है उसकी ग्रोथ करने के काम भी आता है. तो यहाँ पर आपको सेंट्रोसोम का फंक्शन समझ में आ गया. अब जो हमारे पास में नेक्स्ट ऑर्गेनल्स हैं वो क्या है,
माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया को सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस हम बोलते हैं इसको। और माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर मिलती हैं हमें, एक आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज अवर आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज अवर इनर मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर जो हमें क्रिस्टी मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी मिलता है। सो दीज आर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी एंड जो ऑरेंज कलर में है दैट इज नोन एज अ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी जनरेशन का काम करता है और एरोबिक सेलुलर रेस्पायरेशन का सेंटर है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लस एपोप्टोसिस जो होता है वो भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के निर्देशन में होता है। सो दिस इज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। डिटेल में हम आगे सेपरेट से लेक्चर में पढ़ेंगे। प्लस हमारे पास में जो साइटोप्लाज्म है उसमें हमारे पास में सीक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं। सीक्रेटरी वेसिकल्स कभी कभी क्या होती हैं, इनके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पर आकर ये फ्यूज हो जाती हैं और वहाँ पर एक्सोसीक्रेटरी एक्सोसाइटोसिक रिएक्शंस करती हैं। और यहाँ पर अपना एक्सोसाइटोसिस कर कर ये अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर रिलीज करती हैं। इसके अलावा अगर हम जो सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेल की स्ट्रक्चर पे हमें माइक्रोविलाई मिलते हैं, प्लस फ्लैजिलम मिलते हैं और उसके अलावा हमें सीलिया मिलते हैं। ओके, तो जो अगर हम सीलिया देखेंगे तो सीलिया का जो फंक्शन है वो क्या है, सेल की सरफेस जो फ्लूइड मॉलिक्यूल आता है, सेल की सरफेस पे जो फ्लूइड आता है उसको मूव कराने का काम सीलिया का रहता है। फ्लैजिलम का अगर हम देखें तो फ्लैजिलम का जो बेसिक फंक्शन है वो सेल को मूव कराने का रहता है। मूवमेंट ऑफ द सेल जो है वो फ्लैजिलम का फंक्शन है। और फ्लैजिलम जो है बेसिकली 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो कंटेन किए हुए होते हैं ऑलमोस्ट। तो आई होप यहाँ पर जो भी मैंने सेल के बारे में आप लोगों को बताया, सेल के तीनों पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, उनकी सबकी स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ में आए होंगे। इसके आगे जो है मैं आप लोगों के लिए एक साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी के सेपरेट सेपरेट लेक्चर में हम इन सभी ऑर्गेनल्स को, सभी पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम जो है सेल चैप्टर की सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सेल सीरीज। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।